हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है इंपॉर्टेंट साइंस के लिए, जो आपके सिर्फ और सिर्फ पेपर सेकंड में काम आएगी ये क्लास। आज जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आपके पेपर सेकंड में जो पूछे गए हैं साइंस के, वही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं PYQ। और ये आपके एग्जाम में कई के बार अभी तक बने हुए हैं, तो लगातार आप लोग बने रहिएगा। जिनको भी पेपर सेकेंड में विज्ञान का पेपर देना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए हर सब्जेक्ट की क्लासें यहाँ पर लगातार आपको मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखा है, कॉग्निटिव वैलिडिटी का अर्थ क्या है, यानी कि विज्ञान में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। सामग्री का आयु उपयुक्त होना, वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी देना, प्रयोगात्मक कौशलों पर जोर देना, या फिर अवधारणाओं का ऐतिहासिक विकास बताना। तो आप लोग बताइए एक बार सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामग्री का आयु उपयुक्त होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक छात्र कहता है हवा भारी नहीं होती क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप विज्ञान के टीचर हैं, आप क्लास में बच्चे को पढ़ाने के लिए गए, तो कई सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हवा भारी होती है, कई कह रहे हैं कि हवा भारी नहीं होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, उसे बताना चाहिए कि वह गलत है। क्या आप बच्चे को डायरेक्ट बता देंगे कि तुम गलत हो तो बच्चा मान जाएगा? नहीं, क्योंकि उसको आपको ये चीज़ दिखानी है कि हवा भारी है या फिर हल्की है, जब भी वो मानेगा। आपके सिर्फ कहने से नहीं मान जाएगा वो। अगला ऑप्शन है, हवा की परिभाषा याद करवाना। आप उसको परिभाषा याद करवा दीजिए हवा की, ये भी आपका गलत हो जाएगा। खाली और हवा भरे गुब्बारे के साथ प्रयोग दिखाना, यह आपका बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ पर है, आपको बच्चे को करके दिखाना है। एक खाली गुब्बारा लीजिए, एक में हवा भर दीजिए, उसके बाद में आप प्रयोग करके दिखाइए कि जिसमें हवा भरी है वो भारी गुब्बारा नहीं है, वो हल्का है। तभी तो आप ये चीज़ को बता पाएंगे कि हवा में भी भार होता है, यानी कि हवा भारी होती है। उसके बाद में ऑप्शन डी लिखा है, छात्र को चुप रहने के लिए कहना। तो ये भी आपका गलत हो गया। आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को क्या करना है, खाली और हवा से भरे गुब्बारे के साथ प्रयोग करके दिखाना है, तभी बच्चा समझ पाएगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है, विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक तर्क का सही क्रम क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग का यहाँ पे पूछा गया है, सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है नियम, उदाहरण, अवलोकन, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है अवलोकन, पैटर्न, अस्थायी परिकल्पना और सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन लिखा है सिद्धांत, अवलोकन, पुष्ट, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है परिभाषा याद करना और परीक्षा। तो बताइए आगमनात्मक तर्क का सही क्रम क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग ये ना कर पाएँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन, पैटर्न, अस्थायी परिकल्पना और उसके बाद में आएगा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक रूप से वैध विज्ञान पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। वैधानिक रूप से वैध विज्ञान पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है। कानून के अनुसार पढ़ाना, या फिर ईमानदारी, अखंडता और सहयोग जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना, केवल सरकारी किताबों का प्रयोग, जहाँ पे केवल दिख जाए, नियम दिख जाए, वो सब आपको काट देने थे। आपके पास में अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईमानदारी, अखंडता और सहयोग जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान में भ्रम को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। बताइए आप लोग फटाफट। विज्ञान में भ्रम यानी कि मिसकंसेप्शंस को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। व्याख्यान देना, अवधारणा मानचित्र और चर्चा, बहुत सारा होमवर्क रटवाना। तो बहुत सारा होमवर्क रटवाना आपका देखते ही काट देना था आपको। व्याख्यान देना भी आपका गलत ही है। आपके पास में बच कौन सा गया, अवधारणा मानचित्र और चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूछताछ आधारित यानी कि इंक्वायरी बेस्ड शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। पूछताछ आधारित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, ज्ञान का स्रोत होता है वो, एक मार्गदर्शक, सुविधादाता होना, अनुशासन बनाए रखना, उत्तर लिखवाना। तो उत्तर लिखवा देना आपका ये हो गया गलत, अनुशासन बनाए रखना भी आपका हो गया गलत। ज्ञान का स्रोत होना या फिर एक मार्गदर्शक, सुविधादाता होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है,
एक मार्गदर्शक और सुविधादाता का होना होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का लाभ है। बताइए आप लोग, विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या लाभ है? या केवल एक बार का टेस्ट है, या समय के साथ छात्र के क्रमिक विकास को दर्शाता है, या शिक्षक का काम बढ़ाता है, या छात्रों में डर पैदा करता है? तो आपको बताना है विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का लाभ क्या है इन चारों में से। तो जो आपका पोर्टफोलियो होता है, क्या केवल एक बार का टेस्ट है? नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। सी देखिए लिखा, शिक्षक का काम बढ़ाता है? नहीं। छात्रों में डर पैदा करता है? नहीं। क्या करता है? या समय के साथ छात्र के क्रमिक विकास को दर्शाता है, जो पोर्टफोलियो का मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का केंद्र होना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान की परीक्षा, कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, विदेशी वैज्ञानिकों के नाम याद करना, केवल कठिन प्रयोग करना। केवल और नाम याद करवाना, रटवाना, ये सब गलत होता है। सैद्धांतिक ज्ञान की परीक्षा लेना भी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत। आपके पास में बच कौन सा गया? कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड आधारित है। विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि किस पर आधारित है आपको ये बताना है। जॉन डेवी के व्यवहारवाद पर, स्किनर के सिद्धांत पर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर, या फिर केवल डिटेक्शन पर। केवल वाला तो आपको देखते ही काट देना है, यानी कि आपके पास में एक ऑप्शन तो ऐसे ही कम हो गया। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। तो विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि आधारित है, किसके ऊपर आधारित है? तो ये आपकी आधारित है जॉन डेवी के व्यवहारवाद पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विपरीत उदाहरण का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है छात्रों को भ्रमित करने के लिए। नहीं, अगर छात्र को भ्रमित ही करना है तो उपयोग क्यों करना किसी चीज़ का, यहाँ पर हो जाएगा गलत। जबकि दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है पुरानी गलत मान्यताओं को चुनौती देने के लिए। ये आपका हो सकता है, लेकिन आगे भी देखने आपको है। तीसरा ऑप्शन लिखा है कच्चे में मजा के लिए। नहीं, सिलेबस कठिन बनाने के लिए। ये भी गलत हो गया आपका। तो आपके पास में पहले ही ऑप्शन नंबर बी हमने बोला था सही तो है, लेकिन आगे भी देखने हो सकता है इससे भी सही ऑप्शन हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पुरानी गलत मान्यताओं को चुनौती देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? विज्ञान में जो समस्या समाधान का पहला चरण होता है वो क्या है? क्या निष्कर्ष निकालना है, परिकल्पना बनाना है, समस्या की पहचान है, डेटा संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोगों को आंसर करना है। निष्कर्ष निकालना हो जाएगा समस्या का समाधान? नहीं, पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना कि समस्या है क्या, तभी तो आप निष्कर्ष निकालोगे। आपको पता ही ना हो समस्या क्या, निष्कर्ष आप निकाल लेंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है, सी आपका बिल्कुल सही। सबसे पहले समस्या की पहचान करना विज्ञान में समस्या समाधान का पहला चरण है। अगला क्वेश्चन है, क्या विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है यानी कि ऑब्जेक्टिव है? हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। नहीं, यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है। सी लिखा है हाँ, यह एक परम सत्य है। डी लिखा है विज्ञान केवल कल्पना है। तो ये और ये आपके हो गए गलत। आपके पास में बच गया ए और बी। बताइए क्या सही है? आपको एक चीज़ गांठ बांध लेने की, विज्ञान में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। तो परिवर्तन ही विज्ञान और विज्ञान ही परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नहीं, यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में परिकल्पना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? केवल वैज्ञानिक किताबों को पढ़ना, या फिर पूर्व ज्ञान और वर्तमान अवलोकनों के आधार पर तार्किक अनुमान लगाना? ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका लिखा है किसी बड़े वैज्ञानिक का कथन मान लेना। ऑप्शन नंबर डी लिखा है तुक्का लगाना। तुक्का लगाना गलत है, बड़े वैज्ञानिक का कथन मान लेना गलत है। और पहला तो आपको देखते ही काटना था, केवल लिखा है। बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया, पूर्व ज्ञान और वर्तमान अवलोकनों के आधार पर तार्किक अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड कार्यों का उद्देश्य है। फटाफट बताइए, विज्ञान में ओपन एंडेड कार्यों का उद्देश्य क्या है? छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, उत्तरों की मानकीकृत करना है, मूल्यांकन को आसान बनाना है, या फिर अनुशासन बनाए रखना है?
विज्ञान में मुक्त अंत कार्यों का उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान में मुक्त अंत कार्यों का उद्देश्य जो होता है वो होता है छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका।